अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत और आफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश व खुर्रम रखे, आपकी तमाम दिली जायज़ मक़ासिद को पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और शेयर करिए। बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करिए। चलिए आ जाते हैं आज की कहानी पर। कहानी का नाम यार दिलदार। आदिल, ओए उठ जा यार, ये ले थोड़ी सी यखनी पी ले। आहसन ने यखनी का प्याला साइड पर रखकर आदिल का चेहरा थपथपाया। पिछले 2 दिन से आदिल को बुखार था। आज बुखार तो नहीं था, पर नकाहत बहुत ज़्यादा थी। सर एक तरफ डाले नीम जैसा पड़ा हुआ था। अहसन ऑफिस से वापसी पर उसके लिए यखनी लेता हुआ आया था। आदिल ने बमुश्किल आंखें खोलकर उसे देखा। सर नफ़ी में हिलाया। दिल नहीं कर रहा। तेरे दिल की ऐसी की तैसी, पूरे 100 रुपए का ये एक प्याला है। जल्दी से मुंह खोल वरना तेरे सर पर उंडेल दूंगा पूरा प्याला। आहसन ने प्याले से चम्मच भरकर उसके मुंह के करीब किया। आदिल ने बादले नख्वास्ता मुंह खोला। एक चम्मच पीने के बाद हाथ से और नहीं का इशारा किया। बोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। देख, मैं तेरी बीवी या महबूबा तो हूँ नहीं कि यहाँ बैठकर तेरे नखरे उठाऊं। 2 दिन से मुर्दों की तरह पड़ा हुआ है। कुछ खाएगा पिएगा तो ही तो उठेगा ना। चल शाबाश उठ, ये थोड़ी सी यखनी और पी ले। उसने ज़बरदस्ती थोड़ी सी यखनी और पिलाई। आध पौन घंटे बाद मुहिबुल्ला आया। वो ऑफिस से वापसी पर डबल रोटी और दूध लेता आया था आदिल के लिए। उसके कुछ देर बाद ही हैदर और अनस भी आ गए। दोनों के हाथ में फलों के शॉपर थे। वाह भाई वाह, आज तो हम रात के खाने में फ्रूट पार्टी करेंगे। अहसन ने फल के शॉपर उचकते हुए कहा। खबरदार, ये सिर्फ मरीज के लिए है। हैदर ने झट से शॉपर वापस झपेटते हुए कहा। और वो जिसकी खातिर ये सब एहतमाम हो रहा था, वो हर चीज़ से बेनियाज बेजार निढाल पड़ा हुआ था। एक नज़र तमाम चीज़ों पर डाली। हिम्मत करके थोड़ा उठा। कमर तख्ता हो रही थी। क्यों लाए हो इतनी चीज़ें? ख्वाह-मख्वाह इतना पैसा बर्बाद किया। बमुश्किल आवाज़ निकली। माँ सदके, मौलवी ज़रा बच्चे की नज़र उतार दे। 2 दिन बाद आज आवाज़ निकली है। हैदर ने मुहिबुल्लाह की तरफ देखते हुए कहा। आदिल भाई, हमें रास्ते में बावले कुत्ते ने काट लिया था, तभी इतनी चीज़ें लेते आए हैं। अनस ने तुरंत जवाब दिया। वैसे कहता तो ठीक है अपना यार, इतना पैसा ही बर्बाद कर दिया। एक मोटरसाइकिल ही आ जाती इसमें, इन पैसों में। हैदर ने जुमला मुकम्मल करके अनस की तरफ हाथ मारा। बिल्कुल ठीक, अहसन ने अपना हिस्सा डाला। ये जो मैं यखनी का प्याला लाया हूँ ना, इतने में तो पूरे महीने का राशन आ जाता। बात ख़त्म करके खुद ही एक बेहंगम सा कहकहा लगाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मुहिबुल्ला भाई सामान लाए हैं। हाथ से डबल रोटी और दूध की तरफ इशारा किया। इसमें छोटा मोटा एक मकान तो खरीद ही सकते थे। उसने ये कहकर फखरिया अंदाज में हाज़रीन महफिल को देखा। ओए बच्चे को भी बोलना आ गया। हैदर ने आंखें फैलाते हुए एहसन को देखा। अंदाज ऐसा था गोया बी मेंढकी को भी जुकाम हो गया हो। शुक्रिया शुक्रिया, अनस ने आदाब बजा लाने वाले अंदाज में कहा। बस यार, हमारी सोहबत का असर है वरना। अच्छा खासा माकूल इंसान था जब आया था। अहसन का नामुकम्मल जुमला मुहिबुल्लाह ने मुकम्मल किया। अहसन बस उसे घूर कर रह गया। मुहिबुल्लाह असर की नमाज पढ़ने चला गया। वापस आया तो आदिल के सिरहाने बैठकर आयत की तिलावत करके उस पर दम करने लगा। मौलवी, ख्याल रखना कहीं मक्खी बनकर इसको दीवार से न चिपका देना। अहसन ने मुहिबुल्लाह को फूंके मारते हुए देखा तो चोट की। जवाबन हैदर ने डांट दिया। अल्लाह का कलाम है, पढ़कर फूंक रहा है। हर वक्त के मस्खरेपन की ज़रूरत नहीं होती। इतवार का दिन था। आज आदिल की तबीयत काफ़ी बेहतर थी। हल्का फुल्का नाश्ता भी कर लिया था। चेहरा हल्दी की मानींद जर्द हो रहा था। मुहिबुल्लाह और अहसन ने मिलकर मशीन लगाई हुई थी। अनस खत बनवाने गया हुआ था। कहाँ की तैयारी है लाडले? हैदर की आवाज़ पर अहसन ने अंदर झाँका तो आदिल कहीं जाने की तैयारी करता हुआ नजर आया। ट्यूशन पढ़ाने जाना है, 2 दिन से छुट्टी हो रही है। परसों से उनके फ़ोन पर फ़ोन आ रहे हैं। बच्चों का पेपर है कल। अहसन कपड़े छोड़कर अंदर आ गया। कोई क़यामत नहीं आ जाएगी एक दिन और छुट्टी कर लेगा तो। चेहरा देखो अपना, कैसा मायूं की दुल्हन जैसा पीला फटक हो रहा है। आराम से घर बैठ। नहीं यार, पेपर है कल बच्चों का, कहते कहते एकदम बैठ गया। कमर में दर्द की सी लहर उठी थी एकदम से। मुहिबुल्लाह भी इसका मुकालमा सुनकर अंदर आ गया था। आहसन ठीक कह रहा है, तुम्हारे
यहाँ से अस्करी चार जाना और फिर वहाँ से वापस आना, तेरी हालत ऐसी है ही नहीं। तो क्या करूँ? बेबसी से उन लोगों की तरफ देखा। कमर में एकदम ही शदीद तकलीफ हुई। तकिया दीवार के साथ लगाकर कमर तकिए के सहारे टिकाई। सबसे पहले तो ये तू औरतों की तरह मकर करना बंद कर। हैदर की बात पर आदिल ने खफकी से उसकी तरफ देखा। उसके बाद ये नाज़नीनों की तरह अदाएं दिखाना, मतलब मुझे नज़रों के तीरों से घायल करना छोड़ दे। इस जुमले का कोई फ़ायदा ना हो सका, क्योंकि अब आदिल की घुरियों में गुस्सा भी शामिल हो गया था। चल खैर है, घूरता रहे, तू बीमार है ना, इसलिए तुझे माफ़ करता हूँ। अब इसके बाद कर्नल के घर का एड्रेस समझा अहसन को। तेरी जगह ये चला जाएगा बच्चे पढ़ाने। अहसन एकदम बितका। मैं क्यों जाऊँगा, मैं तो कपड़े धो रहा हूँ। कपड़े मैं धुलवा लूँगा मौलवी के साथ। असल में ना मैं चला जाता, पर मुझे बच्चे पढ़ाने से ज़्यादा मुझे बच्चे भगाने का तजुर्बा है। मैं अक्सर ही अपनी क्लास से भाग जाया करता था। सो तुझे ही जाना पड़ेगा, हैदर ने दांतों की नुमाइश करते हुए कहा। अहसन ने मदद तलब नज़रों से मुहिबुल्लाह की तरफ देखा। चला जाए यार, बात नेकी की हो तो ज़्यादा सोचते नहीं हैं, बस कर गुजरते हैं। मुहिबुल्लाह ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा। अच्छा, अहसन ने हथियार डाल दिए। एड्रेस समझा दे। आजा समझाऊं, फिर उनको फ़ोन भी कर देता हूँ कि मेरी जगह कोई और आ रहा है। अब क्या आदिल बोला तो उसकी आवाज़ बेहतर थी। कॉलोनी के गेट पर खड़ी सिक्योरिटी ने अहसन का शनाख्ती कार्ड लेकर अपने पास रख लिया। वाह भाई वाह, बड़ी जगहों की बड़ी बातें। अहसन सर धुनते हुए आगे बढ़ा। ढूंढता ढांढता मतलूबा एड्रेस पर तक पहुंच गया। ग्रे कलर के बड़े से आईनी गेट के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे लंबे दरख्त थे। दरख्तों को देखते देखते अहसन ने कॉल बेल बजाई। दरवाज़ा खोलने वाला कोई मुलाजिम था। ये कर्नल साहब का घर है? अहसन ने तस्दीक ज़रूरी समझी। जी, मुलाजिम ने सर हिलाया और अहसन को अंदर ले गया। बेगम साहिबा, ये बंदा आ गया है। एक अधेड़ उम्र कदरे फरबासी बेगम साहिबा ने सर से पैर तक अहसन को घूर कर देखा। या अल्लाह, ये मेरे एक्सरा क्यों कर रही हैं? अहसन ने दिल में कहा। खासे माकूल इंसान लग रहे हो। अपने ख्यालात को ज़ुबान भी दे दी। तो क्या ये किसी नामाकुल इंसान की तवक्का कर रही थी? हद होती है भाई, अहसन ने फिर दिल में कहा। जी हाँ, अल्लाह का कुछ करम है, इतना ही कह पाया। अच्छा, अच्छा को खासा खींचा गया। तो क्या लोगे तुम? जी? अहसन थोड़ा सा गड़बड़ा गया, फ़ौरन ही खुद को संभाला। नहीं नहीं जी, शुक्रिया, मैं नाश्ता करके आया हूँ। मैं पैसों की बात कर रही हूँ, नखवत से नाक चढ़ाते हुए कहा। हैं? आदिल रोज़ के रोज़ पैसे लेता है या ये ओवर टाइम की बात कर रही हैं? बस जी, जो मुनासिब समझे दे दें। नहीं, तुम खुद बता दो। मैं खुद? जी अच्छा। आदिल 18,000 लेता है महीना, मतलब एक दिन के बने 600। जल्दी से उसने दिल में हिसाब किया, जमा तफरीक करके। जी 600 रुपये दे दें। नहीं भाई, 600 तो ज़्यादा है। 300 बिल्कुल मुनासिब है। चलो, जाने आने का किराया तो निकल ही आएगा, दिल में सोचा। ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी। वो फ़ौरन रजामंद हो गया। वो सोफ़े से उठकर खड़ी हुई। आ जाओ, उसको इशारा करती हुई खुद आगे बढ़ गई। वो उनकी तकलीद में चलता जिस कमरे में आया वो बेडरूम लग रहा था, पर वहाँ किसी बच्चे का नामो निशान तक न था। वो रहा बाथरूम। उन्होंने हाथ से कमरे के आखिरी सिरे पर बंद दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। जी? इसने कुछ ना समझी से उन्हें देखा। वो सामने है बाथरूम, वहाँ चले जाओ। अब के उन्होंने कुछ झुंझला कर कहा। नहीं जी शुक्रिया, मैं घर से फारिग होकर आया हूँ। उफ, उन्होंने अपना सर पकड़ लिया। ये किस अजूबे को भेज दिया है मुस्तफ़ा ने? मुस्तफ़ा? अहसन ने बाआवाज़ बुलंद नाम दोहराया। मुस्तफ़ा कौन? जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है। मुझे तो आदिल ने भेजा है। नहीं, जिसने तुम्हें भेजा है उसका नाम मुस्तफ़ा है। अच्छा, सर खुजाया। तो इतने अरसे से हमें आदिल बनकर धोखा दे रहा है, दिल में कहा। अब चले भी जाओ, बाएं हाथ वाला नलका लीक कर रहा है, वो ठीक करना है। नलका ठीक करना है? या अल्लाह, आदिल ये भी काम करता है? मगर मुझे तो नलका ठीक करना नहीं आता। तो फिर यहाँ क्या करने आए हो? बच्चे पढ़ाने? किसके बच्चे? कर्नल साहब के। उफ मेरे अल्लाह, कर्नल साहब के बच्चे पढ़े लिखे हैं और वो सब बाहर सेट हैं। बेगम साहिबा, बाहर कोई आदमी आया है, कह रहा है मुस्तफ़ा साहब ने भेजा है। मुलाजिम ने आकर इतला दी। तो तुम्हें किसने भेजा है? अहसन की जानिब घूमे। बताया तो आदिल ने। नज़र बाथरूम के दरवाजे पर जमी थी। ओ मेरे बोंगे सजन, यहाँ 402 में कोई बच्चा नहीं है ट्यूशन वाला। उसने बाहर आते ही आदिल को कॉल मिलाई। चुगद आदमी, 409 कहा था मैंने, 402 नहीं।
2 बार उनका फ़ोन आ चुका है। लगता है बुखार उतर गया है, तभी ज़ुबान इतनी तेज़ रफ़्तारी से चल रही है। हाँ, और उतर कर तेरे दिमाग को चढ़ गया है। पर यार घर तो वो 402 भी किसी कर्नल का ही था। अबे घामुड़ तो कर्नलों की कॉलोनी में खड़ा है, तो वहाँ हर दूसरा घर कर्नल का ही होगा। ओह! आई सी। अहसन के होठों से सीटी सी बरामद हुई। अब चला जा कि मैं खुद आऊँ। जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। महद, अहद और अज़्ज़त तीनों ही खासे लायक बच्चे थे, सो अहसन को पढ़ाने में कोई कतई दुश्वारी पेश नहीं आई। 3 साढ़े 3 घंटों के दौरान ये कोई तीसरी ट्रे थी जो मुलाजिम लेकर ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ था। सबसे पहले उसको सॉफ्ट ड्रिंक पेश की गई थी। कोई घंटा सवा घंटा बाद फ्रूट का नजराना सलामी के सूरत में वसूल किया, बल्कि कबूल किया। बज़ाहिर महद की कॉपी पर झांकते कुन अखियों से ट्रे का जायजा लिया। चाय, बिस्किट, केक और पेस्ट्रीज, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बमुश्किल राल को टपकने से रोका। बज़ाहिर इंतहाई संजीदगी और मतानत से बच्चों का काम ख़त्म करवाने पर तवज्जो मरकूज़ किए रखी। बच्चों का काम ख़त्म हुआ, उनको छुट्टी देकर अब वो तसल्ली से चाय और दीगर लवाज़िमात से इंसाफ कर रहा था। यार इतनी ज़्यादा टंकी फुल हो गई है, अब तो हिलने की भी हिम्मत नहीं रही। बस अब कर्नल साहब एक तकिया भिजवा दें, इधर ही पढ़कर सो जाऊं। अभी वो सोच ही रहा था कि ड्राइंग रूम के दरवाजे से कर्नल साहब नमूदार होते दिखाई दिए। अरे ये तो शैतान से भी ज़्यादा पहुंची हुई शय लगते हैं। वो तो नाम लेने पर हाजिर होता है, ये तो सोचने पर ही सामने आ गए। आसन इन्हें देखकर हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। बैठिए प्लीज, उसको इशारा करते हुए वो खुद भी सामने वाले सोफे पर विराजमान हो गए। क्या नाम बताया था आपने? उन्होंने अहसन को मुखातिब किया। कोई नाम वाम नहीं बताया था मैंने आपको। उसने बमुश्किल खुद को कहने से बाज रखा। जी अहसन। अच्छा तो ऐसा है अहसन साहब के ड्राइवर आपको घर तक ड्रॉप कर देगा। कर्नल साहब ने बात शुरू की। खुशी के मारे अहसन की बाछें खिल गई। यहाँ से वहाँ तक के चीर पड़ गए। मतलब ये कि किराए की बचत, नो वेगन, नो रिक्शा, नो चिक चिक, नो पक पक। वो बच्चे आदिल साहब की इयादत करना चाह रहे थे। कुछ कार्ड्स, फूल वगैरह लेकर आए थे, तो अच्छा है आप ही के साथ चले जाएं। घर ढूंढने में दुश्वारी से बचे रहेंगे। अहसन की मुस्कुराहट सिमटते सिमटते बिल्कुल ख़त्म हो गई। चश्मे तसव्वुर में उसने कर्नल साहब के बच्चों को अपने तंग व तारीक सी गली में घुसते और नाली कम नाला छलांग लगाकर पार करते देखा। उसके बाद घर में दाखिल होते ही बाथरूम के दरवाजे पर झूलता कम लटकता ज़्यादा जा बजा सुराखों वाले पर्दे का मुआयना करते पाया। बस इससे ज़्यादा वो और कुछ तसव्वुर नहीं कर सकता था। कर्नल साहब उठकर जा चुके थे। उनके जाते ही तीनों बच्चे अंदर आ गए। चलें सर। तीनों बच्चे हाथ में कार्ड्स पकड़े फूलों के गुलदस्ते उठाए मुंतजिर खड़े थे। ये सब इस कदर अचानक हुआ कि वो इनको रोकने की कोई तदबीर ही न कर पाया। ले जाते ही बनी। अब रास्ते में वो मैसेज करके आदिल को मुतला कर रहा था कि उसके होनहार शागिर्द उसकी आदत के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। हस्ब तवक्का आदिल भड़क उठा। तू अपने साथ इनको क्यों लाद कर ला रहा है? इन्हें लाद कर नहीं ला रहा, इनकी गाड़ी में लद कर आ रहा हूँ। साथ ही एक इस्माइली भेजी, जिसके जवाब में आदिल ने मुक्का भेजा। यार इनको किसी भी तरह रोक। आदिल का मैसेज आया। अब कुछ नहीं हो सकता, हम सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव पर हैं। एकदम से मोबाइल पर खामोशी छा गई। सदमे में चला गया है बेचारा। अहसन ने मोबाइल की बेजान स्क्रीन को देखते हुए सोचा। बस चंद मिनट की बात थी, फिर वो अपने इलाके में दाखिल हो जाते। तभी एक बीप की आवाज़ के साथ मोबाइल स्क्रीन रोशन हो गई। यार वो हमारी कॉलोनी शुरू होने से पहले जो अपार्टमेंट्स है ना, वहाँ पर जो नए फ्लैट्स बने हैं, अच्छी तरह जगह की निशानदही कर दी। उसके पास गाड़ी रुकवा, मैं उधर ही आ रहा हूँ। हम आगे आ चुके हैं। फटाफट जवाबी मैसेज भेजा। इस बार कोई जवाब नहीं आया। मतलब ये कि वो घर से निकल रहा होगा, अब मोबाइल नहीं देखेगा। मोबाइल जेब में डालकर ड्राइवर को मुखातिब किया। सुने वो आगे काम हो रहा है, ज़रा घूमकर जाना पड़ेगा। आप गाड़ी को रिवर्स कर लें। ड्राइवर ने हैरत से उसकी तरफ देखते हुए गाड़ी रोक दी। दूसरी नज़र दूर जाती हुई साफ शफाफ सड़क पर डाली, जहां किसी कंस्ट्रक्शन का काम दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। अनस ने दानिस्ता ड्राइवर की जानिब देखने से एतराज़ बरता। कहाँ जाना है सर? वो गाड़ी रिवर्स करके अब मुंतज़िर नज़रों से अहसन की तरफ देख रहा था। अहसन ने हाथ से दूर बने अपार्टमेंट की तरफ इशारा किया। मतलूबा मकान पर पहुंचकर ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी, जहां एक शान से नए खूबसूरत फ्लैट्स सर उठाए खड़े थे। सर आपका मकान कौन सा है? अहसन ने उनका सवाल दानिस्ता नज़रअंदाज कर दिया।
اس کا پریشانی کے مارے برا حال تھا۔ دور دور تک کہیں عادل کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ اب چاروں طرف عادل کی تلاش میں نظریں دوڑا رہا تھا۔ اس کی تقلید میں بچے بھی نیچے اتر آئے۔ سر، آپ کا گھر کون سا والا ہے؟ اسجد نے اپنا سوال دہرایا۔ بیٹا، آپ کے سر جاگنگ کے لیے گئے ہوئے ہیں، بس وہ آتے ہی ہوں گے۔ وہ آ کر آپ کو خود بتائیں گے کہ ہمارا گھر کون سا والا ہے۔ لیکن سر، جاگنگ کے لیے کیوں گئے ہیں؟ وہ تو بیمار ہے نا۔ اب بچوں کو نئی پریشانی نے گھیر لیا۔ احسن نے ماتھے پر چمکتے پسینے کے قطرے صاف کیے۔ بیٹے، نئی تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ بیماری میں جاگنگ انسان کی صحت کے لیے خاصی مفید ہے۔ احسن نے بچوں کی معلومات میں اضافہ کیا۔ تبھی کافی دیر خاموش کھڑے مہد کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ سر، آپ تو ہمیں کافی آگے لے کر جا رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آگے کام کی وجہ سے راستہ بند ہے، جبکہ آپ کا گھر تو ادھر ہے۔ تینوں جواب طلب نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کدھر مر گیا آپ بھی جا، احسن نے دل میں سوچا۔ بیٹا، وہ اصل میں ابھی وہ کوئی بات بنانے ہی لگا تھا کہ عادل آ گیا۔ سانس بری طرح پھول رہا تھا، پسینے پسینے ہوا وہ ان لوگوں تک پہنچا تھا۔ احسن کو ترس بھی آیا اس پر اور غصہ بھی۔ بچے سارے سوال جواب بھول بھال کر اب جوش سے عادل سے مل رہے تھے۔ انہوں نے کارڈز اور بوکے اس کو پیش کیے۔ آؤ بیٹے، اندر چل کر بیٹھتے ہیں۔ اس نے بچوں کو اشارہ کیا، ساتھ ہی ایک فلیٹ کی سمت قدم بڑھا دیے۔ احسن کو لگا اس کا دماغ چل گیا ہے، پتہ نہیں کس سے مار کھانے کا ارادہ ہے۔ عادل کو فلیٹ کی جانب بڑھتا دیکھ کر احسن نے سوچا۔ اس وقت ڈرائیور نے بھی کھڑکی سے سر باہر نکالا۔ صاحب کو کہیں ضروری جانا ہے کام سے، بول رہے ہیں جلدی واپس پہنچو۔ آپ لوگ بیٹھو آ کر گاڑی میں، وہ بچوں سے مخاطب تھا۔ ابھی تو ہم ٹھیک سے ملے بھی نہیں ہیں سر سے، مہد نے منہ بنا کر بولا۔ بیٹا، ملتے تو ہم بعد میں بھی رہیں گے نا، ابھی آپ لوگ چلے جاؤ، دیر ہو گئی تو بابا غصہ کریں گے، عادل نے سمجھایا۔ تینوں برے منہ بناتے ہوئے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئے۔ ان کے رخصت ہونے کے بعد احسن نے سکون کا سانس لیا۔ عادل وہیں ایک طرف گھاس پر بیٹھ گیا، ساتھ ہی احسن بھی اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ تو نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی میری عزت دو کوڑی کی کرنے میں، ان کو ادھر ہی سے ٹرکھا دیتا، عادل نے خفگی سے احسن کو دیکھ کر کہا۔ ہاں، اور جو کسر رہ گئی تھی وہ ابھی تیری وجہ سے پوری ہو جاتی۔ یہ کس کے فلیٹ میں گھس رہا تھا بچوں کو لے کر؟ یہ تیرے کرنل کا فون امدادی غیبی بن کر نہ آ جاتا تو تیرے ساتھ ساتھ بچوں کی بھی دھلائی ہو جاتی، احسن نے جوابی وار کیا۔ عادل ہنسنے لگا۔ یہ خالی فلیٹ ہے، دروازے پر پہنچ کر میں چابی کے گم ہو جانے کا ناٹک کرنا تھا۔ اس کی بات سن کر احسن کی بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ نوٹنکی ہے تو پورا کا پورا۔ جی، بس اب کی صحبت کا اثر ہے، عادل کہتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ گھر پہنچ کر آدھا گھنٹہ سکون کا سانس لیا ہوگا کہ حیدر باہر سے گھبراتا ہوا آیا۔ یار، بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، انس اور محب اللہ تو باہر کہیں گئے ہوئے تھے، گھر میں بس احسن اور عادل ہی تھے۔ کیا ہوا؟ وہ دونوں الرٹ ہو گئے۔ خالہ کو لے کر آ رہے ہیں، یہاں میری طرف۔ ہیں یہاں؟ احسن کو تو گویا بچھو نے ڈنک مارا، فوراً ہی اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ عادل کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑنے لگی۔ یار، تکلیف کی کیا بات ہے آخر تیرے خالو کم سسر کو؟ احسن نے حیدر کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ حیدر سر دونوں ہاتھوں میں پکڑے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ لگژری فلیٹ اور لاکھوں کی گاڑیاں دیکھنا چاہ رہے ہوں گے، حیدر پھاڑ کھا جانے والے انداز میں بولا۔ احسن اور عادل تو چپ ہی رہ گئے، بس ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھا، پھر نظریں جھکا لی۔ یار، ہم نے تیرا بھلا ہی کرنے کے لیے جھوٹ بولا تھا نا، عادل نے کچھ ایسی بے چارگی سے کہا کہ حیدر کا دل پسیج گیا۔ وہ تو ٹھیک ہے، اب کیا کریں؟ حیدر نرم پڑ کر بولا۔ تو پہلی پوری بات بتا، احسن بولا۔ پوری بات؟ حیدر نے سوچا۔ ابھی کوئی آدھ گھنٹہ پہلے خالو کا فون آیا تھا، کہہ رہے تھے کہ حیدر بیٹا، دل بہت مچل رہا ہے تم سے ملنے کو، بس میں اور تمہاری خالہ آ رہے ہیں، 7 بجے تک گھر سے نکلیں گے، 9 ساڑھے 9 بجے تک انشاءاللہ تمہارے پاس ہوں گے، رات کا کھانا تمہارے ساتھ کھائیں گے، زیادہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں، ہم زیادہ سے زیادہ 2 دن رکیں گے، اس سے زیادہ گھر سے دور نہیں رہ سکتے۔ حیدر نے خالو کی گفتگو من و ان کے گوش گزار دی۔ 2 دن کیوں؟ ان سے کہو مہینہ 2 مہینہ تو ٹھہرے، احسن نے جل کر کہا۔ عادل کی نظر گھڑی پر گئی۔ اس وقت 5 بجے ہیں، ان کو 7 بجے نکلنا ہے، 2 گھنٹے ہیں ہمارے پاس۔ تینوں سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ 1 گھنٹہ سوچ بچار کے باوجود کوئی قابل عمل منصوبہ ذہن میں نہ آ سکا۔ یار، بس ایک ہی ترکیب رہ گئی ہے، عادل نے جمائی لیتے ہوئے بولا۔ مولوی سے کہتے ہیں کوئی تعویذ دے دے جس کو پہن کر ہم دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں۔ تعویذ ہوگا یا سلیمانی ٹوپی جس کو پہن کر ہم کو غائب ہونا ہے؟
अहसन ने चोट की। तो नज़रों से ओझल होने से क्या होगा? हैदर की परेशानी चेहरे पर लिखी नज़र आ रही थी। हम गायब हो जाएंगे तो मज़े से रहना अपने खाला और खालू के साथ इस लग्जरी फ्लैट में 2 दिन। आदिल ने बत्तीसी की नुमाइश करते हुए कहा। मैं मुक्का मार के तेरे दांत तोड़ दूंगा, अंदर कर बत्तीसी। हैदर सचमुच तप गया था इसकी बकवास पर। आदिल ने जल्दी से दांत अंदर कर लिए। 6:30 हो चुके थे। हैदर की शक्ल पर 12 बजे थे। मैं ज़रा कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करके देखता हूँ, वो कहता हुआ बाहर निकल गया। 9 बज चुके थे। हैदर को गए हुए काफ़ी टाइम हो गया था। वापसी का कोई अता पता नहीं था। मुहिबुल्लाह हैरत से इन दोनों के उतरे हुए चेहरे को देख रहा था। क्या हुआ है तुम दोनों को? रहा नहीं गया तो वो पूछ बैठा। कुछ नहीं, हैदर का इंतज़ार कर रहे हैं, काफ़ी देर हो गई, वापस नहीं आया है अभी तक। वो नहीं आएगा, वो घर चला गया है। फ़ोन आया था मेरे पास उसका, कह रहा था कि तुम दोनों को बता दूँ, मुझे याद ही नहीं रहा। मुहिबुल्लाह ने तफ़सील से कहा। घर क्यों चला गया? एहसन ने हैरत से पूछा। उसके खालू को दिल का दौरा पड़ा है, तशवीशनाक हालत है। मुहिबुल्लाह कहते हुए बैठ गया। याहू, शुक्र है, एहसन ने नारा लगाया। आदिल की भी खुशी देखने से ताल्लुक़ रखती थी। शुक्र है? मुहिबुल्लाह ने हैरत से उनकी शक्ल देखी। नहीं, मेरा मतलब था, शुक्र है जान बच गई, जल्दी से बात बनाई। अभी तो सीरियस हालत है, देखो क्या बनता है, मुहिबुल्लाह बोला। हमारी तो जान बच गई ना, आदिल ने एहसन के कान से मुंह जोड़कर कहा। मुहिबुल्लाह बस हैरत से इनके खिलते हुए चेहरे देखता रह गया। बस इतनी ही थी कहानी। देखा दोस्तों को किस तरह इन लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, किस तरह इन लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और किस तरह एक दूसरे के काम आने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाती है। तो दोस्ती ऐसी होती है, खट्टी मीठी। जिन लोगों ने दोस्ती की है उन लोगों को पता होगा। चलिए फिर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स लिखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अपना खूब ख्याल रखिए। मिलते हैं इसके अगले हिस्से में और तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।